प्रिय विद्यार्थियों, आज कक्षा 10 विषय गणित में अपना चैप्टर नंबर कल जो 5 चला था, जिसमें हमें समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ रहे थे। एपी वाली एपी के अंदर हमने एपी का कोई भी पद ज्ञात करना सीखा था। उसके साथ अगला चैप्टर अपने पास है एपी के दिए पदों से n पद ज्ञात करना, जिसमें समांतर श्रेणी का कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए पदों का व्यापक रूप वाला सूत्र लगाया था, जिसके द्वारा हमें समांतर श्रेणी का कोई भी पद दिया होने पर उसके अन्य पद ज्ञात किए जाते हैं। जैसे लिखा है समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी एपी दी गई है 3, 15, 27, 39। उसके बाद उसका कौन सा पद, यानी उसका कौन सा पद (639) है, 639 है, यानी ये भी दी गई है। और इसके द्वारा हमें बताना है इसका कौन सा पद 639 आएगा, कौन सा पद यहाँ पर जिस संख्या अनुसार हमें पदों की संख्या पूछी गई है, तो पद n पद पूछा है इसने। और सबसे पहले हमें इस समांतर श्रेणी के ए का मान ए बराबर 3 प्रथम पद, फिर डी का मान डी बराबर 15 - 3 बराबर 12। ये डी का मान प्राप्त हो गया। अब एन दिया गया है n पर एन बराबर 639 लिखा है, और n का मान हमें ज्ञात करना है। ये प्रश्नवाचक है। इसके द्वारा हमें इसके जब n पर दिया गया है, तो हमें उस एपी के n पर ज्ञात करने का सूत्र लगाएंगे, क्योंकि जो हमें उत्तर दिया गया है उन उत्तरों की सहायता से हम एपी का ज्ञात करने का सूत्र लगाएंगे। और इसी क्रम में अब n ज्ञात करने का सूत्र है n बराबर a प्लस औसत n - 1 गुणा d। यह n ज्ञात करने का सूत्र लगा दिया। अब n का मान हमें दिया गया है 639 बराबर ए का मान एपी से ज्ञात कर दिया गया है, प्लस n का मान हमें दिया हुआ नहीं है। n का मान हमें ज्ञात करना है, इसलिए n - 1 गुणा d का मान 12। अब जो साइड हमें ज्ञात करनी होती है उसको हमें लेफ्ट हैंड साइड में रख देते हैं।
जो साइड ज्ञात है उसको राइट हैंड साइड की तरफ, तो हम इसको इस प्रकार लिख लेते हैं, क्वेश्चन को 3 प्लस n माइनस 1 गुणा y बराबर 639। पक्षांतर नहीं किया गया है, हम लोग ये देखोगे कि पक्षांतर कर दिया, पक्षांतर नहीं किया गया है, केवल इसके फलनों को पलटा गया है। जो अज्ञात राशि है उसको हमने लेफ्ट हैंड साइड में ले लिया है, जो ज्ञात राशि है उसका हमें उत्तर है इसको राइट हैंड साइड में रखा है। अब इसको हल कर लेते हैं। 12 कोष्टक n माइनस 1 बराबर 639 माइनस 3, ये 3 जो प्लस का था उसका पक्षांतर कर दिया गया क्योंकि यहाँ प्लस का है, और ये 12 इसको गुणा में तो इस 3 का उधर पक्षांतर कर दिया गया है। आगे 12 कोष्टक n माइनस 1 बराबर यानी 639 से 3 कट गए 636 बच गए। अब दोनों पक्षों में 12 का भाग करने पर यानी दोनों पक्षों में 12 का भाग ले लेते हैं, तो ये बन गया n माइनस 1 बराबर 636 बटे 12, इसमें 12 का भाग दिया, इस पक्ष में 12 से 12 कट गए और इस पक्ष में 12 का भाग दे दिया, या n माइनस 1 बराबर 12 63 में भाग दिया, 12 का भाग 60 बच गया 3, 36 3 पर भाग गया, फिर माइनस का जो एक है उसका भी पक्षांतर कर देते हैं, क्योंकि ये इधर प्लस का है, इनका मान ज्ञात करना है, तब n बराबर 53 प्लस 1 या n बराबर 54, उसका एपी का 54वां भाग है, एपी का 100वां पद 639 है। ये इससे क्वेश्चन का उत्तर प्राप्त हो गया हमें कि एपी का 100वां पद जो है वो 639 होगा। तो इस प्रकार से ये प्रश्न है, इनको n का मान क्या पूछ सकता है, a का मान पूछ सकता है, आपको b का मान पूछ सकता है, n पर पूछ सकता है। तो इस प्रकार जो दिए गए मान है उसकी सहायता से हमें उसके अन्य पद ज्ञात करने हैं। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है जिसमें भी n का मान पूछा है, पदों की संख्या पूछी है, उसके बाद 7 नंबर उदाहरण जो है वो थोड़ा भिन्न तरीके का है। इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, जैसे लिखा है समांतर श्रेणी का तीसरा पाठ, एक समांतर श्रेणी का तीसरा पद दिया गया है, तीसरा पद बराबर 12 तथा तीसरा पद के बाद इसमें आगे दिया गया है 50वां पद,
29वां पद हमें ज्ञात करना है। ये प्रश्नवाचक है जो एपी है उसका तीसरा पद दिया गया है 12, 50वां पद दिया गया है 106 और हमें 29वां पद ज्ञात करना है। इसके लिए सबसे पहले हमें इस एपी के अनुसार एपी का जो व्यापक रूप है उसमें चलते हैं, यानी एक भी बराबर लिखा है 12, एक 50 बराबर लिखा है 106। तो इसको हमें व्यापक रूप में लिखते हैं, फिर अपना बनता है 1 + 2d n ऑफ के सूत्र से बराबर 12 और ये बनता है 1 + 49d बराबर 106। ये अपना समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, ये समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि इसमें एल वाला सूत्र वही लगाया हमने, एल बराबर वही लगाया, जैसे 3 है तो ये 3 बराबर a + 3 - 1 गुना d, ये बन गया a + 2d। ये सूत्र लगाया, इस सूत्र की व्यापक रूप से वह a + 2d सीधा क्रम से दिखाया है। इस प्रकार हमने इसके 2 समीकरण प्राप्त कर लिए हैं। इन दोनों समीकरणों के द्वारा हमें a और d का मान प्राप्त करेंगे। a और d का मान प्राप्त करने के बाद हमें एपी का निर्माण कर लेंगे। जब एपी का निर्माण हो जाएगा, ए और डी का मान ज्ञात होगा, तो 29वें पद के लिए एपी से व्यापक रूप का नियम लगा देंगे, जिसके द्वारा उसका अगला पद ज्ञात हो जाएगा। और समीकरण नंबर 1 और 2 में समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 2 को घटाने पर, यानी समीकरण नंबर 1 जो है उसमें से 2 नंबर को घटा देते हैं। एक नंबर समीकरण अपने पास a + 2d बराबर 12 और 2 नंबर है a + 49d बराबर 106। तो समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 2 को घटाते हैं। जब घटाते हैं तो नियमानुसार नीचे वाला 2 नंबर जो समीकरण है उसके पदों के जो चिन्ह हैं वो बदल जाएंगे। तब ये माइनस का चिन्ह रहेगा, ये भी माइनस में और ये भी माइनस में परिवर्तित हो जाएगा। चिन्ह माइनस में बदल जाएंगे और फिर इसको जोड़ते हैं तो ये प्लस माइनस ए का विलोप हो जाएगा और उसके साथ ये 49d माइनस का हो गया, 2d प्लस का है तो अपने पास माइनस का 47d बच जाएगा। इसके बराबर 12 प्लस का है, 106 संख्या माइनस की है तो 106 में से 12 जो है वो घट जाएंगे तो अपने पास 93 माइनस के शेष बचेंगे, यानी -47 बराबर -93 हो गए। अब दोनों पक्षों में -47 का भाग देने पर दोनों पक्षों में -47 का भाग देते हैं तो -47/d -47 बराबर माइनस का 93 -47 माइनस प्लस 47 का विलोप हो गया
डी बराबर, और ये भी माइनस माइनस प्लस में बदल गया और सेकंड टर्म में डी बराबर आ गया 2। हमें जो डी है उसका मान 2 प्राप्त हो गया है। डी का जो मान है समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। डी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर और समीकरण नंबर 1 बना ये है और इसमें डी का मान रखते हैं a प्लस 12 इंटू 2 इंटू डी का मान 2 बराबर 12 या a प्लस 4 बराबर 12, a बराबर पक्षांतर करने पर 12 माइनस 4 a बराबर 8। अब हमें a और d दोनों का मान ज्ञात हो गया है। a का मान 8 प्राप्त हो गया है, d का मान 12 प्राप्त हो गया है। तो इस प्रकार हमें AP का निर्माण कर सकते हैं। तो AP बन गई पहला पद a, दूसरा a प्लस d, तीसरा a प्लस 2d। तो इस प्रकार पहला पद 8, दूसरा 8 प्लस 2, तीसरा 8 प्लस 2 इंटू 2। इस प्रकार पहला पद 8, ये 10 और ये 12, ये AP का निर्माण हो गया। हमें ज्ञात करना था AP का 29वां पद। AP का 29वां पद ज्ञात करने के लिए AP का जो व्यापक है, व्यापकता की जो श्रेणी का पद वाला सूत्र है वो लगा लेते हैं। A29 बराबर A कोष्टक 29 माइनस 1 गुणा D, यानी A29 बराबर A प्लस 28D। यह अपना व्यापक रूप में 29वां पद होगा। अब इसमें a और d का मान रखते हैं। ये हो गया a का मान 8 था प्लस 28 इंटू d का मान 2। तब ये हो गया 8 प्लस 28 गुना 56, 56 और 8 हो गए 64। तो इसका 29वां पद आ गया अपने पास 64। इस प्रकार है लिख सकते हैं AP का 29वां पद है बराबर 64 होगा। इस प्रकार हमें क्रमशः AP के पदों का निर्धारण कर सकते हैं। तो इसका ये 29वां पद 64 हो गया है। इसी क्रम में अन्य जो प्रश्न आगे है, ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। इसको विशेष तौर से इस प्रकार के प्रश्न है आपको निकालने नोटबुक में और हल भी करने हैं। और इसमें आगे कुछ और उदाहरण दिए गए हैं कि क्या समांतर श्रेणी का एक AP दी गई है, क्या AP का AP है 3, 7, 11। इस प्रकार पूछा है का AP का एक पद, क्या इस AP का कोई पद 184 है, 184 है। हमें जांच करनी है कि क्या इस AP में कोई पद 184 आता है या नहीं। इसके लिए हमें
वो एनो पद वाला सूत्र भी लगाना पड़ेगा, जिसके द्वारा हमें ज्ञात करेंगे कि एपी में अगर अपना एनो पद एन जो है, एन का मान ज्ञात करना है कि क्या कोई पद का मतलब हमें एन का मान ज्ञात करना है। अगर एपी में एन का मान पूर्णांक में आता है तब तो ये इस एपी का एक पद हो सकता है। अगर एन का मान पूर्णांक में नहीं आता है तो ये इस एपी का कोई पद नहीं हो सकता, क्योंकि एन का मान कभी भिन्नांश में नहीं हो सकता। पदों की संख्या भिन्न में नहीं हो सकती, जैसे 5.5 कोई पद नहीं हो सकता, पद है वो पूर्णांक में होते। इसलिए तो हमें इसमें a बराबर 3 और d बराबर 7 - 3 बराबर 4 और माना n बराबर 184, n का मान हमें ज्ञात करना है। तो nवां पद ज्ञात करने का सूत्र लगा देते हैं। n बराबर 1 + n - 1 गुणा d, इसका मान 184 है, बराबर a का मान 3 दिया है, प्लस n का मान ज्ञात करना है, d का मान 4, या 3 + n - 1 गुणा 4 बराबर 184, या n - 1 गुणा 4 बराबर 184 - 3, या 4 कोष्टक n - 1 बराबर 181, या n - 3 बराबर 181/4। दोनों पक्षों में 4 का भाग लेने पर, ये तुम्हें पहले भी बताया जा चुका है। तो इस प्रकार है जो संख्या है इसमें हमें इसका भाग लेते हैं 4 का, तो 4 × 16 n - 1 बराबर 4 × 16 भाग 4 किलो, बच गया 2 × 21 5 × 20 65 से 1/4 है। इसलिए ये हमें कह सकते हैं कि ये n का मान पूर्णांक में नहीं है, अतः इसी क्रम में इसका उत्तर लिखेंगे, क्योंकि n का मान पूर्णांक में नहीं है, इसलिए एपी का कोई भी पद 184 नहीं होगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया है। जब n का मान पूर्णांक में नहीं है तो इस एपी का कोई भी पद 184 नहीं हो सकता। n का मान पूर्णांक में होना आवश्यक है। इसी क्रम में अगला बिंदु है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये भी बोर्ड परीक्षा में काफी बार इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। हमें 2 अंकों वाली संख्या देनी है
और 7 से भाज्य देखनी है तो हमें यहाँ उस n का मान ज्ञात करना है कि ऐसे कितने पद हैं जो 2 अंकों के हो और उसमें 7 का पूरा भाग जाता हो। इसके लिए हम सबसे पहले एपी का ज्ञात कर लेते हैं। 2 अंकों वाली 2 अंकों में सबसे छोटी संख्या 10 से शुरू होती है, लेकिन 10 में 2 का भाग 7 का भाग जाता है तो 7 का भाग जाने वाली 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 14 है, फिर 21 है, फिर 28 है। इस प्रकार 2 अंकों में सबसे बड़ी संख्या 99 होती है, लेकिन 99 में 7 का पूरा भाग नहीं जाता, इसलिए 99 के बाद एक कम करते हैं तो 98 में 7 का भाग पूरा जाता है, तब 98 हो गया। अंतिम पद हो गया अपनी एपी। अब इस एपी में ए बराबर 14 हो गया, डी बराबर 21 माइनस 14 बराबर 7 हो गया, ए एन बराबर 98 हो गया और एन का मान हमें ज्ञात करना है। तो एन का मान ज्ञात करने के लिए हमें इसमें एन मान ज्ञात करने का सूत्र लगाएंगे और उसके द्वारा इसका एन का मान ज्ञात हो जाएगा। तब एन बराबर ए प्लस एन माइनस ए गुणा डी, या एन का मान दिया गया अपने पास 98 बराबर ए का मान 14 प्लस एन का मान ज्ञात करना है, डी का मान 7 है, या 14 प्लस एन माइनस ए गुणा 7 बराबर 98। आप पक्षांतर कर देते हैं, या 7 कोष्ठक n माइनस 1 बराबर 98 माइनस 14, 7 कोष्ठक 1 माइनस n माइनस 1 बराबर 98 में से 14 घटाने 8 में से 4 ये 4 बचे और 9 में से 8 बचे 84 शेषफल बच गए। अब दोनों पक्षों में 7 का भाग लेने पर 7 का भाग लेते हैं तो दोनों पक्षों में 7 का भाग लेने पर n माइनस 1 बराबर 84 बटा 7, या n माइनस 1 बराबर 12 से 84, 7 एकम 7 भाग है, 1 पर बच्चों 1 काट दिया, 4 14 14 7 का भाग 2 पर तो बड़ी संख्या 84 और इसका फिर पक्षांतर करने पर n बराबर 12 प्लस 1 और n बराबर 13। तो एपी का ऐसे 13 पद होंगे जिसका मान 2 अंकों वाली संख्याएं हैं वह 7 से भाज्य है। ऐसी 13 संख्याएं होगी जो 7 से भाज्य हैं और 2 अंकों वाली हैं। तो इस प्रकार एपी वाले चित्र का पूर्ण हुआ और कल के लिए आगे फिर n पदों का योगफल ज्ञात करने वाला फॉर्मूला हो जाएगा।